चलिए दोस्तों, नया चैप्टर देखिए क्या है नया चैप्टर। देख लेते नया चैप्टर, पहले पढ़ाए थे नहीं थे। तो 8 चैप्टर हो गया है ऑनलाइन। दोस्तों 8 चैप्टर का क्वेश्चन याद किए हैं? किन किए हैं? बिहार पुलिस का एक भी रिजल्ट इधर उधर नहीं होने देंगे, सब रिजल्ट अपना लेंगे। और हल्ला नहीं करिए 5 सेकंड के अंदर लाइन आ जाएगा। 5 सेकंड के अंदर लाइन बहुत कट रहा है, बहुत। देखिए आगे ना, ये क्लासरूम तो यहाँ वाला क्लासरूम तो मेरा ठीक है, नया वाला में इतना गर्मी लगता है ना। तो नया चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। दोस्तों मिश्रण क्या है इसकी जानकारी हम पहले चैप्टर में ही प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। मिश्रण क्या है इसकी जानकारी हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ही जाने हैं। किसी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आप मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? घुला दीजिए, मिला दीजिए, क्या बनकर तैयार हो जाएगा? मिश्रण। तो मिश्रण क्या है यह हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक यौगिक या 2 तत्व, 2 यौगिक किन्हीं भी पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो बनकर रेडी होगा क्या? बस उन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगा तब जाकर यौगिक बन जाएगा। मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जिन पदार्थ को मिला रहे हैं मिश्रण बनने की जरूरी है उन पदार्थों के बीच केमिकल रिएक्शन ना हो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, होमोलोगस यानी कि समांग मिश्रण, ठीक है, सॉरी होमोलोगस नहीं, होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी क्या? और दूसरा हेट्रोजीनियस यानी क्या? विषमक। तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देने से तैयार होता है। बस उन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, उन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण का मतलब हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अच्छी तरह से घुले मिले हो तो वो क्या है? समांग मिश्रण। जैसे पानी चीनी को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? पानी नमक को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? समांग मिश्रण। पानी नींबू का रस मिलकर कैसा मिश्रण बनाएगा? समांग मिश्रण बनाएगा, ठीक है। उसी तरह विषमांग मिश्रण, पानी में तेल मिला दीजिए, क्या बनेगा? क्योंकि पानी में तेल अच्छी तरह से घुलेगा, मिलेगा नहीं। तो जब 2 या 2 से अच्छी पदार्थ आपस में ठीक तरह से अच्छी तरह से घुले मिले होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अब जब 2 पदार्थ ठीक तरह से घुले मिले नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं? विषमांग। तो मिश्रण 2 प्रकार के, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण।
अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि समांग मिश्रण को ही कहा जाता है क्या? विलयन। समांग मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जबकि विषमांग मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है, कोलाइड, इसको हिंदी में भी कोलाइड कहते हैं, और दूसरा सस्पेंशन, सस्पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? जबकि विषमांग मिश्रण को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, कोलाइड और सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं, कोलाइड को हिंदी में कोलाइड ही बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम मिश्रण का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें कुल कितने प्रकार के मिश्रण मिलेंगे? 3 प्रकार के, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, जिसमें सॉल्यूशन हेमोजीनियस है और कोलाइड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस। कोलाइड और निलंबन कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। जबकि विलयन कैसा है? तो इस तरह से मिश्रण तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग मिश्रण। लेकिन विषमांग मिश्रण को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, कोलाइड और सस्पेंशन। तो इस तरह मिश्रण आपका कुल कितने प्रकार के होंगे? क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिश्रण के आधार पर मिश्रण को हम दोस्तों कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं, विलयन, कोलाइड और तीसरा निलंबन। तीसरा निलंबन। विलयन, कोलाइड और मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? विलयन, कोलाइड और विलयन, कोलाइड और एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। अब इसी को एक एक करके विस्तार में समझना होगा। आपसे पूछेगा कोलाइड क्या है? मिश्रण है। निलंबन क्या है? मिश्रण है। विलयन क्या है? मिश्रण है। यानी ये तीनों ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, ये तीनों क्या है? मिश्रण है, जिसमें विलयन समांग मिश्रण है, कोलाइड विषमांग मिश्रण है, निलंबन विषमांग मिश्रण है। अब कहिएगा दोनों विषमांगे मिश्रण है तो अलग अलग नाम क्यों? अलग अलग नाम देने के उचित कारण है जो पढ़ते वक्त क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को? कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब एक एक करके विस्तार में समझते। पहले हम विलयन को समझते हैं। सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन हम जान चुके हैं क्या है। समांग मिश्रण है। क्लियर? एक लाइन में कह देंगे कि विलयन क्या है? विलयन एक समांग मिश्रण है। क्या सारे समांग मिश्रण को हम विलयन कह सकते? बिल्कुल कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समांग मिश्रण है वो क्या है? विलयन है। सारे समांग मिश्रण को आप विलयन कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। और एक विलयन को दोस्तों, एक विलयन के भाग को, एक विलयन को 2 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक विलयन को 2 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि अगर सीधे सीधे हम ये जाने कि विलयन क्या है तो विलयन क्या है? समांग मिश्रण। प्रत्येक समांग मिश्रण क्या है? विलयन है। प्रत्येक समांग मिश्रण क्या है? उदाहरण के लिए दोस्तों आप लीजिए चीनी और जल। चीनी जल का मिश्रण क्या समांग मिश्रण है? तो निश्चित तौर पर यह क्या है? विलयन है। हमारा हवा क्या समांग मिश्रण है? हवा यानी कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हवा यानी कि वायु जिसमें सांस लेते हैं, क्या वो समांग मिश्रण है? तो बिल्कुल है। इसलिए हवा भी क्या है? विलयन है। अब जानते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब गैस अच्छी तरह से घुले मिले हैं। तो हमारा जो हवा है, वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, वह एक समांग मिश्रण है। वो क्या है? इसलिए हवा भी हमारा क्या है? विलयन। हवा भी हमारा क्या है? पित्तल का नाम सुने होंगे। पित्तल भी एक प्रकार का क्या है? समांग मिश्रण है। पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है।
पित्तल, कॉपर और जिंक का क्या है? और जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो मिश्रण होते हैं, और मिश्रण में भी क्या होते हैं? समांग मिश्रण होते। तो पित्तल भी मिश्र धातु है। प्रत्येक मिश्र धातु मिश्रण होता है और वह समांग मिश्रण होता है, इसीलिए पित्तल भी हमारा क्या है? विलयन। चीनी जल का भी मिश्रण भी हमारा विलयन है, हवा भी हमारा विलयन है, पित्तल भी हमारा विलयन है, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है दोस्तों? समांग मिश्रण है। तीनों के तीनों क्या है? समांग मिश्रण है, इसीलिए तीनों का तीनों क्या है? विलयन है। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रत्येक विलयन के दो भाग होते हैं। प्रत्येक विलयन के कितने भाग होते हैं? सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सोलवेंट यानी क्या कहते इसको? विलायक, और दूसरा सोल्यूट यानी क्या? विलय। एक विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, विलायक और किसी भी विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, सोलवेंट और सोल्यूट, विलायक और विलय। अब विलयन के किस अवयव को, किस कंपोनेंट को हम विलायक कहेंगे और किस कंपोनेंट को हम विलय कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? और जिसकी मात्रा कम होती है एक विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा है वो क्या है? विलायक है, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या है? विलय है। पूरा परिभाषा तो एक अलग तरह से दिया जा सकता है विलायक और विलय का, वो आपके नोट में वो परिभाषा है, लेकिन एकदम साधारण शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो विलयन में जो अवयव ज्यादा मात्रा में रहते हैं उसी अवयव को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलय। हम अभी तुरंत हम 3 एग्जाम्पल देखे हैं। 3 एग्जाम्पल देखे हैं कि पहले चीनी जल, क्या चीनी जल का मिश्रण विलयन है? क्या चीनी जल का मिश्रण विलयन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये समांग मिश्रण है, ये विलयन होगा। तो चीनी जल में जल आपका किसकी भूमिका में है? विलायक की भूमिका में है, और चीनी आपकी किसकी भूमिका में है? विलय की भूमिका में। कोई दिक्कत? दूसरा हम वायु क्या विलयन है? वायु विलयन है कि नहीं है? वायु अगर विलयन है तो वायु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी? तो नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर? विलायक। नाइट्रोजन क्या है? अब देखिए वायु में 2 से अधिक कंपोनेंट है कि नहीं? तो 2 से अधिक कंपोनेंट है, तो जो अधिक होगा क्या होगा? उसके बाद जो भी रहेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? विलय। अगर आप चीनी जल मिलाकर शरबत बना रहे हैं तो उसमें जल आपका क्या है और चीनी आपका क्या है? लेकिन आप शरबत में नींबू रस डाले तो नींबू रस भी क्या है? विलय है। रस न डाले हैं तो वो भी क्या है? विलय है। क्लियर हो गया? तो जब विलयन में 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट तो जो ज्यादा है वो विलय, जो कम है वो विलय। लेकिन समांग मिश्रण में कंपोनेंट अवयव 2 से अधिक है तो जो ज्यादा है वो विलायक, अब बाकी सब विलय। हवा में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, तो वो क्या है? बाकी सारा गैस किसकी भूमिका में है? विलय की भूमिका है। सारा गैस किसकी भूमिका में है? विलय की भूमिका में। उसी तरह पित्तल को देखे थे, पित्तल क्या आपका विलयन है? पित्तल आपका विलयन है? पित्तल विलयन है तो आप जानते हैं कि पित्तल में कॉपर रहता है 70%, जिंक रहता है 30%। तो पित्तल में कॉपर किसकी भूमिका में है? विलायक की भूमिका में। जिंक किसकी भूमिका में? विलय की भूमिका में। तो एक विलयन के दोस्तों, एक विलयन के 2 भाग होते हैं। एक विलयन के सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलय। एक विलायक और दूसरा विलय। सोलवेंट, सोल्यूट। क्या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं ना?
तो बिलियन का जो भाग बिलियन के जो अवयव ज्यादा होते हैं वो बिलियन के क्या होते हैं, बिलियन में जो अवयव कम होते हैं वो क्या होते हैं। अगर बिलियन में 2 ही कंपोनेंट है तो जो ज्यादा है विलायक, जो कम है। लेकिन अगर बिलियन में 2-4 कंपोनेंट है तो जो ज्यादा है विलायक, बाकी सब किसकी भूमिका में हो जाएगा, बाकी सब किसकी भूमिका में हो जाएगा, विलय। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि दोस्तों कि विलायक को हम अंग्रेजी में कहते हैं सोलवेंट, विलय को क्या कहते हैं। लेकिन विलायक के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है परिक्षेपण माध्यम का। किसका, तो यह भी याद रखना है कि विलायक को परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं, जबकि विलय को परिक्षेपित कण कहते, परिक्षेपित कण कहते। विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जबकि विलय को परिक्षेपित कण कहते। विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, विलय को परिक्षेपित कण कहते। कोई दिक्कत दोस्तों बताइए, बताइए कोई दिक्कत है क्या। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि विलयन जो है ना वो द्रव ही होंगे, विलयन जो है वो मतलब लिक्विड टाइप का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विलयन ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। उसी तरह विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नहीं तो विलयन शब्द का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो एक द्रव पदार्थ हमारे ख्याल में आ जाता है। तो निश्चित तौर पर द्रव पदार्थ तो विलयन होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गैस और ठोस पदार्थ विलयन नहीं होगा, गैस और ठोस पदार्थ भी विलयन होगा। उदाहरण के लिए पीतल ठोसे पदार्थ था ना, वो विलयन था कि नहीं, विलयन था, क्योंकि वो समांग मिश्रण है। हवा गैस था ना जी, वो भी आपका क्या था। तो विलयन ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं। उसी तरह विलायक के अवयव ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, विलय के अवयव ठोस द्रव गैस। क्लियर, बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या समझना है। विलयन के प्रकार को कई तरीकों से बांटा जाता है, कई तरीकों से। तो सबसे पहले विलायक के प्रकृति के आधार पर, विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लेते हैं। हालांकि विलायक की प्रकृति के आधार पर 2 ही प्रकार का, जलीय विलयन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये बताने की क्या जरूरी है कि जलीय विलयन क्या है। जलीय विलयन में विलायक की भूमिका में कौन होते हैं, जल होते हैं। अधिकांश विलयन जो लैब में, प्रयोगशालाओं में या हम अपने दैनिक जीवनों में उपयोग लाते हैं, उसका विलायक कौन होता है, जल होता है। आप जानते हैं कि जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। घुलाने की जितनी क्षमता जल में है वह अपवाद स्वरूप ही किसी अन्य पदार्थ में है, नहीं तो जल इतनी घुलाने की क्षमता किसी में। जल अधिक से अधिक वस्तुओं को आपस में घुला सकती है, अधिक से अधिक वस्तुओं को अपने में घुला सकती है। जल इतने पदार्थों को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है, इतने पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है कि जल को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जल को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जल को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की भूमिका में कौन है, जल है, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। जल में हम नींबू का रस डाल देंगे, वो कैसा विलयन होगा। शरबत जो पीते हैं वो कैसा विलयन है। तो ये बताने की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी कि जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। विलयन जिसका विलायक, वह विलयन जिसमें विलायक की भूमिका में कौन है, वह विलयन जिसमें विलायक की भूमिका में कौन है, जल है, उसे क्या कहते हैं।
निश्चित तौर पर अजलीय विलयन, अजलीय विलयन, अजलीय विलयन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें भी बताने की जरूरत है। अजलीय विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक की भूमिका में जल नहीं है, विलायक की भूमिका में कोई और पदार्थ है। उदाहरण के लिए कि अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड में लोहा को घुला दिए तो इस तरह का जो विलयन तैयार होगा क्या होगा? अजलीय विलयन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में आप ऑक्सीजन को घुला दिए तो वह किस प्रकार के विलयन बन गया? अजलीय विलयन हो गया। तो अगर विलायक की भूमिका में जल है तो एक्वस सॉल्यूशन, विलायक के भूमिका में जल के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। विलायक के भूमिका में अगर जल है तो एक्वस सॉल्यूशन, विलायक के भूमिका में जल के अतिरिक्त कोई और पदार्थ है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए न बातों को? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन कभी कभी आप जानते हैं, कभी कभी दूध को भी क्या कह दिया जाता है? विलयन। कभी कभी दूध को एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि विषमांग प्रकृति के मिश्रण को क्या बोल दिया जाता है? विलयन बोल दिया जाता है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में विषमांग प्रकृति के मिश्रण को भी क्या बोल दिया जाता है? विलयन बोल दिया जाता है। उदाहरण, मानव रक्त जानते हैं विषमांग प्रकृति का होता है। मानव रक्त विषमांग प्रकृति का होता है, लेकिन रक्त को भी कभी कभी विलयन बोला जाता है और वो गलत भी नहीं है। लेकिन रक्त को अगर हम विलयन बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रक्त वास्तविक विलयन नहीं होगा क्योंकि मानव रक्त एक विषमांग मिश्रण है। अब जानते हैं दूध को भी कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? विलयन। लेकिन दूध आपका विषमांग मिश्रण है। दूध आपका, सबसे तो पहले आप समझ लीजिए कि दूध मिश्रण है और मिश्रण में भी दूध क्या है? विषमांग मिश्रण है, लेकिन दिखता है समान। दूध को देखिएगा तो लगेगा कि दम ओके ओके है, सब जगह एक के समान है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है। तो दूध को भी कभी कभी हम विलयन बोल देते हैं जबकि वो विषमांग मिश्रण है। तो ऐसा आम बोलचाल की भाषा में होता है। रक्त, दूध, टूथपेस्ट जैसे पदार्थों को भी विलयन बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो वास्तविक विलयन नहीं होता है। वास्तविक विलयन होने के सबसे बड़ी शर्त क्या है? समांग होना। सबसे बड़ी शर्त क्या है? समांग होना। वास्तविक विलयन की सबसे बड़ी शर्त क्या है? समांग होना। वास्तविक विलयन की सबसे बड़ी शर्त क्या है? समांग होना। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो ऐसा बहुत जगह, जैसे नदी के जल को भी हम विलयन बोल देते हैं। नदी के गंदे जल को भी हम क्या बोल देते हैं? विलयन। आप विलयन तो बोल दिए, लेकिन वो वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि नदी का गंदा जल समांग नहीं। वो किस प्रकृति का होता है? विषमांग प्रकृति का होता है। वो किस प्रकृति का होता है? विषमांग प्रकृति का होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ गए ना?
तो विषमांग प्रकृति के मिश्रण को भी कभी कभी बिलियन बोला जाता है, लेकिन ऐसे बिलियन वास्तविक बिलियन नहीं होते हैं। वास्तविक बिलियन होने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो क्या होता है, समांग होता है। विषमांग प्रकृति के मिश्रण को बिलियन बोल देने पर गलती तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जान लेना जरूरी है कि विषमांग प्रकृति के मिश्रण को हम बिलियन तो बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक बिलियन वो नहीं होगा। वास्तविक बिलियन उसको नहीं बोल सकते। क्या? वर्षा का जल, वर्षा का जल यौगिक है, जल यौगिक है। जल मिश्रण क्या? मिश्रण है ही नहीं। जल क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। मिश्रण रहेगा तब ना उसे हम समांग विषमांग में क्लियर करेंगे। तो वाटर जल मिश्रण नहीं है। जल क्या है दोस्तों? यौगिक है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आते हैं बिलियन के, यही टॉपिक ना। अब बिलियन के गुण। आइए दोस्तों, बिलियन का गुण, बिलियन का गुण बात कर रहे हैं। कोई परीक्षा में साथ देने वाला नहीं है। क्या? जिससे ज्यादा दोस्ती रहेगा वही 8 को गलत बताएगा। ठीक है ना? हाँ, और ऐसा मेरे साथ घट चुका है। ठीक है, उससे बहुत अच्छा दोस्ती था। सब दिन पटना की चाय दुकान पर साथ ही चाय पिए। गए थे एक बार लखनऊ ग्रुप डी का एग्जाम देने। बहुत बात बहुत पुराना है, लगभग 2011 का बात है। तब कांग्रेस का सरकार हुआ करता था। और उसके बाद मेरा हो जाता उसी बार। जानबूझ के 8 को मेरा दोस्त गलत बताया। बिलियन के गुण पर आइए। बिलियन के गुण। पहला, कल जानते हैं एक लड़का फोन किया हमको, ग्रुप डी में था वो, बहुत रो रहा था। कल काहे रो रहा है? सर बहुत लेबर वाला काम कराता है। ठीक है, कल ये लेबर वाला काम कराता। अब हम क्या बोले, वो रो रहा था। तब बाद में सोचे कि यहाँ नौकरी मिलने रहा है, लेबर में काम कर रहा था। कुछ दिन ट्रेनिंग समझ के कर ले, धीरे धीरे आप पढ़ने में तुरंत आपका पोस्ट अच्छा हो जाएगा। क्या? जब आदमी ग्रुप डी में वो सब थोड़ा मोड़ा काम करने से डर जाएगा, तब तो सेना का जो ट्रेनिंग होता है उसमें तो बहुत भाग जाता है। सुनते क्या करेगा? आइए, हमको तो बिलियन के गुणों को समझना है। सबसे पहला कि बिलियन का सबसे प्रमुख गुण है समांग। कई सारे गुण बिलियन के, कई सारे गुण हैं बिलियन के, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख गुण है समांग होना। तो बिलियन के सबसे प्रमुख गुण में क्या गुण है दोस्तों? समांग होना। विषमांग प्रकृति का कोई भी पदार्थ बिलियन नहीं होगा। अगर बिलियन कह भी रहे हैं तो वो वास्तविक बिलियन नहीं है। दूसरा विशेषता कि बिलियन में विलय के कणों का आकार, बिलियन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी कम होता है, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर से भी कम होता है।
10⁻⁸ सेंटीमीटर से भी कण होता है। यानी कि अगर आप चीनी को पानी में घुला दिए हैं तो चीनी का कण 10⁻⁸ मीटर से भी कम हो गया है। अब इतने छोटे कण तो आंख से तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इतने छोटे कण माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। तो बिलियन में जो विलेय के कणों का आकार, और कणों के आकार कहने का मतलब कणों का त्रिज्या या कणों का व्यास, आप जो भी कह लीजिए, क्योंकि ये कण इतने छोटे हैं कि व्यास और त्रिज्या में कोई फर्क अब रह नहीं गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिलियन के कणों के आकार कितना होता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिलियन में कणों का, बिलियन के कणों का व्यास या बिलियन के कणों की त्रिज्या, तो उसका भी आंसर क्या दीजिएगा। और विलेय के, बिलियन में विलेय के कणों का आकार इतना छोटा है, इतना छोटा है दोस्तों कि इसे तो खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है। इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी देखा। तीसरा प्रमुख गुण है कि बिलियन अस्थाई होते हैं। बिलियन क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। अब बिलियन अस्थाई होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बिलियन अस्थाई होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप नदी का गंदा जल लाए हैं, नहीं लाए तो सोच लीजिए, नदी के गंदा जल को या तालाबों के गंदा जल को लाएंगे ना, और उस गंदा जल को एक बाल्टीन में रखकर थोड़ा देर स्थिर छोड़ देंगे तो गंदगी क्या हो गया? नीचे बैठ गया। ये जो गंदगी नीचे बैठ गया तो हम कहेंगे कि नदी या तालाबों का गंदा जल अस्थाई होते। अस्थाई होने का मतलब कि आप विलयन को कुछ देर स्थिर छोड़ दीजिएगा बर्तन में, तो विलय का कण नीचे में नहीं बैठेगा, विलय का कण नीचे नहीं बैठेगा। आप शरबत, चीनी घुलाकर शरबत बना लिए हैं पानी में, तो शरबत को आप स्थिर छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए, तो क्या चीनी के कण नीचे जाकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। तो विलयन में विलय के कण विलयन को स्थिर छोड़ देने पर भी नीचे नहीं बैठते, स्थिर छोड़ देने पर भी निश्चित नहीं नीचे नहीं बैठते हैं। और यही प्रकृति क्या कहलाती है? अस्थाई। वहीं अगर विलय के कण नीचे बैठ गया, विलय के कण नीचे बैठ गया, तो हम कहेंगे कि विलयन अस्थाई है, और अस्थाई विलयन वास्तविक विलयन नहीं हो सकता है। वास्तविक विलयन हमेशा क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। वास्तविक विलयन हमेशा क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? तीसरी गुण को समझे कि न समझे? एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जल में विलय होगा या नहीं। तो ग्लूकोज जल में विलय होगा। चीनी जो है आप खा रहे हैं वास्तव में क्या है? ग्लूकोज ही है। चीनी जो आप वास्तव में खा रहे हैं वो क्या है? तो ग्लूकोज जल में विलय होता है, स्टार्च जल में विलय, ग्लाइकोजन जल में विलय, लेकिन ग्लूकोज जल में विलय होता है, माल्टोज जल में विलय होता है, सुक्रोज जल में विलय होता है। और जो विलय हो गया वो वास्तविक विलयन बनाएगा, और जो विलय नहीं है वो विषमांग मिश्रण बनाएगा, वास्तविक विलयन नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चौथा, विलयन का चौथा गुण है कि विलयन छन्ना पत्र के आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। छन्ना पत्र को अंग्रेजी में फिल्टर पेपर कहते हैं, और फिल्टर पेपर अगर कोई लैब में गए होंगे तो जरूर फिल्टर पेपर से परिचित होंगे। क्या? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर जैसे कि किचन में छकना होता है जी, उसी तरह लैब में एक स्पेशल छकना होता है, और उसे क्या कहते हैं? और ये पशुओं के चर्म से भी बने होते हैं, विशेष प्रकार के बहुलक से भी बने होते हैं। तो लैब में, प्रयोगशाला में जो फिल्टर पेपर होते हैं, जो छन्ना पत्र होते हैं, लैब में या प्रयोगशाला में जो फिल्टर पेपर होते हैं, छन्ना पत्र होते हैं,
उससे होकर बिलियन आर पार हो जाते हैं, बिलियन आर पार हो जाते हैं। इसलिए अगर बिलियन के अवयव को अलग करना हम चाहे, यानी कि बिलियन के अवयव हो गया विलायक और विलेय, तो अगर बिलियन के अवयव को यानी विलायक और विलेय को हम लैब के फिल्टर पेपर के द्वारा अलग करना चाहेंगे तो क्या यह संभव हो पाएगा? क्या यह संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यानी कि बिलियन छन्ना पथ से आर पार हो जाते हैं, बिलियन छन्ना पथ से आर पार हो जाते हैं, बिलियन छन्ना पथ से आर पार हो जाते हैं, बिलियन छन्ना पथ से आर पार हो जाते। क्लियर हो गया? बिलियन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? समान होना। बिलियन के कणों का आकार कितना? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से कम। क्या बिलियन के कणों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है? देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। बिलियन क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। बिलियन अस्थाई होने का मतलब कि थोड़ा देर बर्तन में बिलियन को स्थिर छोड़ देने पर भी विलेय का कण नीचे नहीं बैठता, विलेय का कण नीचे। उसके बाद बिलियन छन्ना पथ से क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। बिलियन छन्ना पथ से क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है? कोई दिक्कत? अगला दोस्तों, बिलियन से प्रकाश को गुजारने पर बिलियन को प्रकाश बिलियन से प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश के पथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब देखिए, कुछ बिलियन जो होते हैं ना बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। कुछ बिलियन क्या होते हैं? जैसे कि चीनी में नमक घुलाकर आप समांग मिश्रण बनाए तो वो बिलियन है। तो वो जो जल नमक जल चीनी वाला जो बिलियन होता है वो स्वच्छ और पारदर्शी होता है, स्वच्छ और पारदर्शी होता है। उस स्वच्छ और पारदर्शी बिलियन से प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश सीधे निकल जाएगा, प्रकाश का पथ आपको दिखाई नहीं देगा, बिलियन को सीधे आर पार हो जाएगा। बहुत से ऐसे बिलियन है जैसे पित्तल जो है वो अपारदर्शी पदार्थ है, उससे होकर प्रकाश गमन। लेकिन ऐसे कई समांग मिश्रण है जो बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी होते हैं। तो कुछ बिलियन जरूर स्वच्छ और क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो जो बिलियन स्वच्छ और पारदर्शी होते हैं उससे होकर प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश सीधे गुजर जाता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। क्या बिलियन से गुजारने पर बिलियन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन होता है? नहीं होता है। क्या बिलियन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन हो पाता है? नहीं हो पाता है। बिलियन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन संभव नहीं है। कोई दिक्कत? बात को समझ गए? दिक्कत नहीं ना? तो बिलियन के इस 5 गुणों को याद रखिए। हमको लगता है बिलियन के 5 गुण याद हो गया होगा। क्या बिलियन हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। बिलियन हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। बिलियन के कणों का आकार, अब बिलियन के कणों के आकार के जगह बिलियन के कणों का त्रिज्या और व्यास भी बोल सकते हैं। बिलियन के कणों का त्रिज्या और व्यास भी बोल सकते। बिलियन क्या होता है? अस्थाई होता है। बिलियन क्या होता है? अस्थाई होता है। बिलियन छन्ना पत्र के आर पार हो जाते, इसलिए छन्ना पथ से बिलियन के अवयव यानी विलायक और विलेय को अलग। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? एक बार पढ़िए गुणों को। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा बिलियन के गुणों में आपको कोई दिक्कत रह गया क्या? याद हो गया?
आए ओल्ड वीडियो कब चलेगा? अभी तक नहीं चलना शुरू हुआ है। हाँ लाइव चल रहा वीडियो में। ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? बहुत का चल रहा है। मतलब जैसे कि 10 वीडियो है ना, तो उसमें 5-6 चल रहा है और 4-5 नहीं चल रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम है यह। अब कल से ही दिक्कत है, बिल्कुल कल से ही दिक्कत है। आप जानते हैं कि ऐसा कभी कभी दिक्कत आता है। कभी कभी तो यूट्यूब जैसे ऐप भी बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो छोटा मोटा ऐप है, छोटी मोटी इंजीनियर की टीम है जो उसको रन करा रहा है। तो दिक्कत आ गया तो उसको हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐप वाला से भी लगभग बात हो रहा है, तो वो बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं, उनकी तकनीकी भाषा को ज़्यादा हम समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वह जल्द दूर कर लिया जाएगा। क्लियर? अगला कौन सा पॉइंट है समझने का? सोलेबिलिटी। चलिए आइए दोस्तों, विलेयता सोलेबिलिटी क्या है? सोलेबिलिटी क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि बिलियन की सोलेबिलिटी, 1 बिलियन की विलेयता वास्तव में क्या है? तो बिलियन का विलायक, बिलियन का विलायक, बिलियन का जो विलायक है वह कितने विलेय को घुला सकता है, या 1 बिलियन के विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, यही पता चलता है किससे? सोलेबिलिटी से। किसी बिलियन के विलायक में विलेय के घुली हुई मात्रा को ही क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, विलायक में, बिलियन के विलायक में विलेय के घुली हुई मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, सोलेबिलिटी कहते हैं। बात को समझ गए कि किसी बिलियन के विलायक में, किसी बिलियन के विलायक में विलेय के घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। किसी बिलियन के विलायक में विलेय के घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, सोलेबिलिटी कहते हैं। ये नोट्स में ये चैप्टर नहीं है, ऑफिस से परचेज किए थे, नोट्स में चैप्टर नहीं है दोस्तों, डाल दिए। नया नोट्स का ये चैप्टर है, तो पुराने नोट्स में हो सकता ना हो, लेकिन नया नोट्स में ये चैप्टर ऐड हो गया है, पूरा रिफॉर्म के साथ ऐड हुआ है। तो सोलेबिलिटी का मतलब समझ गए ना? किसी बिलियन के विलायक में विलेय की घुली मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। जब हम कहते हैं कि इस बिलियन की विलेयता अधिक है, तो मतलब उस बिलियन के विलायक में विलेय की मात्रा अधिक है। किसी बिलियन की विलेयता कम है, तो इसका मतलब है कि उस बिलियन के विलायक में विलेय की मात्रा कम है। तो 1 बिलियन के विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा को ही उस बिलियन की क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यह दोस्तों किसी भी बिलियन की विलेयता को हम निकालते हैं एक विशेष फार्मूला के तहत, सोलेबिलिटी को निकालते हैं एक फार्मूला के तहत। सोलेबिलिटी बराबर होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, विलायक की
मात्रा गुना 100। यही है सोलबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। किसी विलयन के विलायक में विलेय के घुली हुई मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं। विलेयता सोलबिलिटी इक्वल टू या विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना। क्लियर हो गया? अब आप निकाल लीजिएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं विकास कुमार, धुआं कैसा विलयन है? धुआं समांग मिश्रण नहीं है। धुआं कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है, इसीलिए धुआं विलयन। धुआं समांग मिश्रण नहीं है, धुआं विषमांग मिश्रण है, इसीलिए धुआं आपको विलयन नहीं होगा। धुआं आपका विलयन नहीं होगा। धुआं आपका विलयन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन एक हम सोलबिलिटी को समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए दोस्तों कि 1 केजी शरबत में 1 केजी चीनी जल के शरबत में 1 केजी चीनी जल के शरबत में 300 ग्राम चीनी है, तो विलेयता निकालें। तीस निकल गया। चलिए वेरी गुड। एक केजी चीनी जल के शरबत में 300 ग्राम चीनी है, तो इस शरबत की विलेयता सोलबिलिटी क्या होगा? देखिए दोस्तों, बना रहे हम। इसमें विलेय कौन है? चीनी। विलेय कौन है? चीनी, जो कितना है? अगर 300 ग्राम चीनी है तो विलायक बराबर कितना होगा? 27 ग्राम ना होगा, क्योंकि टोटल कितना है? तो 1 केजी चीनी है। 1 केजी चीनी जल के शरबत में अगर 300 ग्राम चीनी है तो जल कितना है? 700 ग्राम जल कितना है? तो विलेय कितना है? विलायक कितना है? अब विलेयता निकल जाएगा। विलेयता बराबर विलेय की मात्रा कितना बटे विलायक की मात्रा कितना गुना कितना? 300 बटे 7। 7 21, 7 चौके 28, 2 30, 20, 7 दूनी 14, 6 20, 8 सतह 56, 42.8%। समझे कि न समझे? ये डायरेक्ट 30%। क्या लिखे थे फॉर्मूला? विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100, और जो विलेयता निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा, क्योंकि गुना किससे हो गया? तो विलेय कितना है आपको? 300 ग्राम विलेय है, तो विलायक 700 ग्राम होगा, क्योंकि टोटल कितना है? 1 केजी। टोटल कितना है? 1 केजी। तो विलेय है 300 ग्राम और विलायक हमारा हो जाएगा 700 ग्राम, और सोलबिलिटी निकल जाएगा 42.8%। समझे सवाल को? एक क्वेश्चन हम नोट से ही देते हैं, नोट्स में जरूर सोलबिलिटी वाला प्रश्न होगा। सत्रह। ओके दोस्तों, 18 नंबर का क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो सोलबिलिटी का प्रश्न है, सन्नी सिंह, शैलेश कुमार, सुजीत कुमार। नोट्स के 18 नंबर क्वेश्चन सोलबिलिटी से जुड़ा क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना दीजिए।
24.6। चलिए वेरी गुड, एक बार हम बना के ट्राई कर लेते हैं। 18 नंबर बोले थे 17। ओके गुड गुड गुड। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये गड़बड़ा गया, 25 डिग्री था, हमको याद था, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा रहने दीजिए, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला है। देखिए विलयन कितना है, विलयन कितना है, 35 ग्राम। विलयन कितना है, 35 ग्राम है। और सोडियम नाइट्रेट कितना है, सोडियम नाइट्रेट, अगर सोडियम नाइट्रेट 9 ग्राम है तो निश्चित तौर पर सोडियम नाइट्रेट क्या है, क्योंकि जिसकी कम मात्रा होगी वो। अब आपको क्या ज्ञात करना है, विलायक। विलायक बराबर विलयन माइनस विलय, क्योंकि विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, तो विलायक बराबर विलयन माइनस विलय। तो 35 माइनस 9 तो कितना हो गया, 26 ग्राम निकल गया। तो विलायक की मात्रा कितना निकल गया, 26 ग्राम। विलय की मात्रा कितना है, अब निकलेगा विलेयता। विलेयता सोलेबिलिटी इक्वल टू हो गया, विलेयता सोलेबिलिटी इक्वल टू हो गया, विलय की मात्रा 9 ग्राम बटे विलायक 26 ग्राम गुना 100, यानी 900 बटे 26 कितना, 34.6 ग्राम। परसेंटेज में होगा, यहां ग्राम दिया तो ग्राम में रहने दीजिए। क्लियर। अब सोलेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत दोस्तों बताइएगा, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए तो हम सोलेबिलिटी को भी समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, है देखिए सुजीत कुमार लिखा 9/26%। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को पहले भी 3 भागों में बांट चुके हैं। विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को पहले भी 3 भागों में बांट चुके हैं, जलीय विलयन और जलीय विलयन। हालांकि वास्तविक विलयन कोई प्रकार नहीं है, वास्तविक विलयन हम आपको इसलिए बता दिए कि ताकि कभी कभी विषमांग मिश्रण को जो विलयन हम कह देते हैं वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। कभी कभी विषमांग मिश्रण को जो हम विलयन कह देते हैं, अब वो कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि विषमांग मिश्रण को विलयन तो कह सकते, लेकिन विषमांग मिश्रण को वास्तविक विलयन नहीं कह सकते हैं। विषमांग मिश्रण को वास्तविक विलयन नहीं कह सकते। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि विलय के प्रकृति के आधार पर एक विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुला हुआ है, एक विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुला हुआ है, एक विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुला हुआ है, इस आधार पर भी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड, पहला विलयन है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी क्या, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। निश्चित ताप पर, और ध्यान रखिएगा, एक विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, एक विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, उस आधार पर भी हम विलयन को 3 भागों में बांटते हैं। संतृप्त विलयन क्या है,
संतृप्त विलयन क्या है? तो निश्चित ताप पर, यानी अगर आप संतृप्त विलयन को परिभाषित कर रहे हैं तो टेम्परेचर विलयन का क्या बना दीजिए? कांस्टेंट। अगर आप संतृप्त विलयन को परिभाषित कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट बना दीजिए, टेम्परेचर कांस्टेंट बना दीजिए। तो निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की पूरी मात्रा घुली हुई है और अधिक मात्रा विलय की घुलाया नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त विलयन वो विलयन है आपका जिसमें विलय की मात्रा उतनी है जितना उसमें अधिकतम हो सकती। बात समझ रहे ना? एक संतृप्त विलयन वो विलयन है दोस्तों, एक संतृप्त विलयन वो विलयन है जिसमें विलय की उतनी मात्रा घुली हुई है जितनी मात्रा उसमें घुली होनी चाहिए। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की पर्याप्त मात्रा घुली है और अधिक उस ताप पर घुलाया नहीं जा सकता है, तब वो विलयन क्या हो गया? ठीक इसके विपरीत अनसैचुरेटेड विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लीजिए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करिएगा दोस्तों, यानी कि असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन वो विलयन है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को घुलाया जा सकता है। अगर विलय की पूरी मात्रा घुली हुई है और अधिक नहीं घुलाया जा सकता है, अगर विलय की पूरी मात्रा घुली हुई है और अधिक मात्रा घुलाया नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन अगर विलयन में और विलय की मात्रा को घुलाया जा सकता है बिना ताप को बढ़ाए, तब वो क्या है? असंतृप्त विलयन। यानी समझ लीजिए ना, आप शरबत बना रहे हैं, पूरा चीनी घुला दिए, अब नहीं घुल सकता है, तो आपका शरबत क्या है? हल्का सा चीनी दे करके शरबत बना दिए, तो वो आपका क्या है? तो निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की अगर पर्याप्त मात्रा घुली हुई है, निश्चित ताप पर अगर किसी विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई है तो वो संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन में उस ताप पर और अधिक विलय की मात्रा को घुलाया नहीं जा सकता है। इसके विपरीत निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये दोनों चीज परिभाषित होगा दोस्तों किस पर? निश्चित ताप पर। ये दोनों चीज परिभाषित होगा किस पर? निश्चित ताप पर परिभाषित होगा। अगर ताप बदल दीजिएगा तो विलयन की प्रकृति बदल जाएगा दोस्तों, विलयन की प्रकृति बदल जाएगा। विलयन की प्रकृति क्या बदल जाएगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए, टेम्परेचर को क्या किए? बढ़ा दिए, तो जो आपका संतृप्त विलयन है वो क्या बन जाएगा? एक संतृप्त विलयन का टेम्परेचर बढ़ा देने पर वो क्या होता है? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो और अब उसमें घुलाने की क्षमता आ जाती है। शरबत को गर्म करिएगा तो और ज्यादा चीनी उसमें घुल सकता है कि नहीं घुल सकता? तो एक विलयन जो किसी ताप पर संतृप्त बना हुआ है, अगर ताप को बढ़ा दे तो वही संतृप्त विलयन क्या बन जाएगा? और ठीक इसके विपरीत, अगर कोई विलयन एक निश्चित ताप पर असंतृप्त है तो ताप को घटाकर उसे हम क्या कर सकते हैं? संतृप्त बना सकते कि नहीं बना सकते? क्लियर हो गया? बात को समझ गए? अब एक है तीसरा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। अब सुपर सैचुरेटेड विलयन, जब आप संतृप्त और संतृप्त का मीनिंग समझ गए हैं तो अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड का अपने आप मतलब समझ जाइएगा। निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा घुला हुआ है। एक विलयन में विलय की मात्रा घुल चुका था, विलयन संतृप्त बन चुका है। लेकिन विलयन अगर निश्चित ताप पर संतृप्त बना हुआ है, विलयन अगर निश्चित ताप पर संतृप्त बना हुआ है, फिर भी हम उसमें विलय की मात्रा डाल रहे हैं, विलय की मात्रा डाल रहे हैं, नहीं घुला तो एकदम लाठी चला चला कर घुला रहे हैं, तो मतलब विलयन क्या बना रहे हैं? अति संतृप्त विलयन। बात को समझ गए ना? अति संतृप्त, निश्चित ताप पर आपका विलयन संतृप्त बन चुका है, फिर भी आप विलय की मात्रा को जबरदस्ती विलयन में झोंक रहे हैं, तो आपका विलयन अब क्या बन चुका है? अति संतृप्त। और अति संतृप्त विलयन का सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि अति संतृप्त विलयन को आप थोड़ा देर स्थिर छोड़ दीजिएगा तो जितना अधिक विलय उसमें घुला हुआ है वो अपने विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। संतृप्त और संतृप्त, अति संतृप्त को एक बार पढ़िए तो। क्लियर? आइए अगला टॉपिक पर। विलयता को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर। अब इसको समझ लेते हैं। विलयता क्या समझ गए कि एक विलयन में विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है, यही जानकारी मिलता है विलयता सोलेबिलिटी से। यानी सोलेबिलिटी हमें यह बताएगा कि विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है। अब सोलेबिलिटी को, विलयता को भिन्न भिन्न फैक्टर प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक द्रव में किसी ठोस पदार्थ को घुला रहे हैं। एक द्रव में किसी ठोस पदार्थ को घुला रहे हैं तो टेम्परेचर जितना अधिक होगा इस द्रव की सोलेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी ताप को बढ़ाने पर द्रव में ठोस ज्यादा घुलेगा। यानी ताप बढ़ाने पर द्रव में किसी ठोस पदार्थ की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप को बढ़ाने पर किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। और अगर ताप बढ़ाने पर किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ गई तो ताप घटाने पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ताप घटाने पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सीधा सा बात है। लेकिन अगर आप किसी द्रव में किसी ठोस को घुला रहे हैं तो ताप तो प्रभावित करता है विलयता को, ताप तो प्रभावित करता है विलयता को, लेकिन दाब जो है कोई प्रभाव इस पर डालता। आप एक द्रव में ठोस को घुला रहे तो दाब लगाने पर क्या ठोस अधिक घुलेगा? कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं।
तो जब ठोस पदार्थ को द्रव में घुलाया जाता है तब तापमान प्रभावी होता है, दाब प्रभावी। दाब के घटने बढ़ने से ठोस पदार्थ का द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घुलाते हैं तो तापमान बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। जितना अधिक तापमान होगा ठोस पदार्थ द्रव में उतना ही ज्यादा घुलेगा, ठोस पदार्थ द्रव में उतना ही ज्यादा घुलेगा। गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलेगा, ठंडा पानी में चीनी कम घुलेगा। क्या मायने रखता है यहां पर? टेम्परेचर। तो विलेयता को प्रभावित कौन कर रहा है? टेम्परेचर कर रहा है। विलेयता को प्रभावित कौन कर रहा है दोस्तों? टेम्परेचर कर रहा है। और हम किस स्थिति की बात कर रहे हैं? जब हम ठोस को घुला रहे हैं, किस में? द्रव में। क्लियर हो गया? जब ठोस को द्रव में घुलाते हैं, तो क्या यहां पर दाब प्रभावी होता है? नहीं होता है। यहां पर क्या प्रभावी होता है? ताप प्रभावी होता है। और किस प्रकार से ताप प्रभावी होता है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? किस प्रकार से ताप प्रभावी होता है, इस बात को समझे कि नहीं समझे? आइए दोस्तों, अब विलेयता में मान लीजिए दोस्तों कि किसी द्रव में अगर गैस को घुला रहे हैं, किसी द्रव में अगर गैस को घुला रहे हैं, किसी द्रव में हम गैस को घुला रहे हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होता है? दाब। जितना अधिक दाब लगाइएगा गैस द्रव में उतना ही अधिक घुलाएगा। यानी कि जिस तरह ठोस को द्रव में घुला रहे थे तो ताप प्रभावी हुआ था ना, उसी तरह जब गैस को द्रव में घुलाते हैं तो प्रभावी कौन होता है? जितना अधिक दाब लगाइएगा दोस्तों, जितना अधिक दाब लगाइएगा गैस उतना ही ज्यादा द्रव में घुलेगा। आप जानते हैं ठंडा पेप्सी कोला जो पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे घुलाया जाता है? दाब लगाकर। कैसे घुलाया जाता है? जैसे आप ढक्कन खोलते हैं, दाब घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? उड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि जब आप गैस को घुला रहे हैं किसी द्रव में, जब आप किसी द्रव में गैस को घुला रहे हैं तो यह तापमान भी प्रभावी करता है। अगर ताप को बढ़ाइएगा तो गैस कम से कम घुलेगा द्रव में। ताप बढ़ाने से किसी द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है। ठीक है ना? गैस के अणु की गति बढ़ेगा तो वो भागेगा, घुलेगा नहीं, भागेगा। अब मान लीजिए हम गर्मा रहे, वो गर्मी से गैस के हम नहीं जाएंगे, हम भागेंगे। तो ताप बढ़ाने से द्रव में गैस की विलेयता घटती है। ताप घटाने पर द्रव में गैस की विलेयता, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। दाब घटाने पर द्रव में गैस की विलेयता घटती है। इसके विपरीत दोस्तों, ताप बढ़ाने पर द्रव में ठोस की विलेयता, लेकिन द्रव में ठोस को घुलाते वक्त दाब ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। एक बार पढ़िए विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को। क्लियर?
समझ गए सारे लाइन को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की शक्ति। आप विलयन को समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। विलयन की सोलेबिलिटी को समझे हैं, विलयन की सोलेबिलिटी को भी समझ चुके हैं, विलयन के प्रकार को भी समझे हैं दो दृष्टिकोण से। अब है विलयन की शक्ति। विलयन का शक्ति का क्या मतलब हुआ? विलयन का शक्ति का जो भी मतलब है अब अगले क्लास में बताएंगे दोस्तों। क्या हुआ? आज नहीं हो पाएगा, हो जाता तो जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बार पढ़ के आइएगा, इसलिए अब अगले क्लास में रहने देते हैं। आप लोगों को क्लास के साथ बड़ी दिक्कत हो जाता है। एक बात जानते हैं, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते सबसे ज्यादा थकान आप ही लोग क्लास। आइए अगला क्लास में जिक्र करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। कहिए मेरे ऑनलाइन दोस्तों, हर एक बात को आप समझे कि नहीं समझे? और प्रश्न बनाइएगा, प्रश्न बनेगा। अब सोल्वेबिलिटी का प्रश्न सॉल्व करिएगा, विलयन के परिभाषा से जो प्रश्न है उसको सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, नीतीश यादव नवादा, नीतीश यादव नवादा जी जो भी हैं कॉल करी। किसको कॉल करने के लिए बोला था? चलिए अभिषेक अहिरन, अभिषेक अहिरन बोल रहा है नीतीश कुमार नवादा को बोल दीजिए मेरे नंबर पर कॉल करने। अब जो भी है सुन लिया तो कॉल कर दीजिएगा। ये बैच का पुराना लॉजिक है, सब सब्जी चिकन मंगवा रहा है। ठीक है दोस्तों, मुन्ना कुमार, बिंदु कुमारी, सौरभ सिंह, अंकित कुमार, अंकुश कुमार,